अगस्त 2025 चीन और रूस के बीच व्यापार अचानक गिर जाता है। अगस्त में रूस से चीन के युआन में निर्यात फरवरी के बाद सबसे ज्यादा गिरा। रूस से चीन निर्यात 16% और चीन से रूस निर्यात 18% तक घटा। कभी जीवन रेखा कहे जाने वाले इस रिश्ते के ये आंकड़े सिर्फ चिंता नहीं बल्कि चेतावनी है। कुछ टूट रहा है। और फिर भी कुछ ही हफ्तों बाद व्लादिमीर पुतिन बीजिंग में हैं। वह शी जिनपिंग के साथ एक हाई प्रोफाइल सैन्य परेड में चलते हैं। लाल कालीन बिछाए जाते हैं, कैमरे चमकते हैं, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आयोजित किया गया है। बाहर से देखने पर यह एकता लगती है। दो दिग्गज पश्चिम के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दिखावे के पीछे दरारें बढ़ती जा रही हैं, भरोसा कम होता जा रहा है। और चीन धीरे धीरे पीछे हट रहा है, जिससे रूस दशकों में पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग पड़ता जा रहा है। यह सिर्फ मंदी नहीं है, यह भू राजनीतिक बिखराव की शुरुआत है। यह दरार कोई छोटी मोटी असहमति नहीं है, यह एक रणनीतिक बदलाव है जिसके परिणाम होंगे। देखिए, कई सालों तक रूस ने पश्चिमी दबाव में टिके रहने के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता दिखाई। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को को कड़ी पाबंदियां झेलनी पड़ी। यूरोप ने ऊर्जा आयात काफी घटा दिया। अमेरिका ने संपत्तियां फ्रीज कर दी और तकनीक को ब्लॉक कर दिया। रूस की वैश्विक वित्त, मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच अचानक खत्म हो गई। पतन के बीच चीन मास्को की जीवन रेखा बना क्योंकि उसने व्यापार पूर्व की ओर मोड़ लिया। चीनी कंपनियों ने पश्चिमी कंपनियों द्वारा छोड़े गए खाली स्थानों को भर दिया और रूसी तेल और गैस चीनी बंदरगाहों में पहुंचने लगे। इसके बदले इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और औद्योगिक पुर्जे रूस आने लगे और खाली शेल्फ फिर भर गए। क्रेमलिन ने इसे पूर्व की ओर झुकाव कहा और कुछ समय तक यह सफल होता दिखा। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर था। रूसी निर्यात बढ़ा और चीनी आयात ने बाजार को स्थिर किया। दोनों सरकारों ने एक दूसरे की सराहना की, ऊर्जा समझौते किए और बहुध्रुवीय विश्व की बात की। इसे दीर्घकालिक पुनर्संरेखण बताया गया था, लेकिन अब गति धीमी है और आंकड़े ये दिखाते हैं। जिसे कभी फलती फूलती व्यापारिक साझेदारी के रूप में दिखाया गया था, वह अब अपनी रफ्तार खो रही है। लेकिन सिर्फ कुछ ही वर्षों में ऐसा क्या गलत हो गया? खैर, वजह सीधी है। चीन ने पहले ही वह सब खरीद लिया जो उसे चाहिए था। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के पहले 2 वर्षों में चीन ने सस्ता रूसी तेल, गैस और कोयला झटपट खरीदना शुरू कर दिया। उसने रूसी उपभोक्ता वस्तुएं, कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे ताकि पश्चिमी कंपनियों के छोड़े सामान की जगह ली जा सके। लेकिन अब चीन के घरेलू ऊर्जा भंडार भर चुके हैं। उसकी रणनीतिक भंडारण छूट के समय के दौरान तैयार की गई थी। अपनी ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया, सौर, पवन और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने से उसे अब पहले जैसी खरीदारी की जरूरत नहीं है। रूस को समझ आ रहा है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था को हमेशा बचाने के लिए खरीदारी नहीं बढ़ाएगा। वहीं उसका भ्रम टूटता है। एकता का प्रदर्शन, बिना सीमा की दोस्ती और पाइपलाइन घोषणाएं यह दिखाने के लिए की जाती हैं कि रूस के पास भरोसेमंद साझेदार है। मंच की रोशनी में यह रिश्ता अलग दिखता है। चीन सतर्क है और जब कीमत ज्यादा हो तो मॉस्को के लिए जोखिम नहीं उठाता। अब ये कीमतें बहुत ज्यादा और बढ़ रही हैं। जाने बीजिंग की वफादारी की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? उस दबाव का कारण प्रतिबंध हैं। सिर्फ वे नहीं जो 2022 से लागू हैं, बल्कि एक नई लहर है जो नियमों को पूरी तरह बदल रही है। ट्रंप के ताजा कदम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों का विस्तार करते हुए न सिर्फ रूसी कंपनियों को बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों को भी निशाना बनाया है जो उन्हें टिके रहने में मदद करती हैं। इसमें चीनी बैंक, निर्माता और तकनीकी आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। अगर वे रूस को सेमीकंडक्टर, मशीनरी या वित्तीय सेवाएं देते हैं तो उन्हें वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने का खतरा है। बीजिंग के लिए यह खतरा असली है। ट्रंप अपने खतरों को लेकर गंभीर हैं और राष्ट्रपति शी इसे अच्छी तरह जानते हैं। एक गलती और ट्रंप का हथौड़ा बीजिंग पर गिरेगा। अगर समय और होता तो शायद चीन ज्यादा विरोध करता। अभी ट्रंप को नाराज करना उनके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में है, विकास धीमा है और अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी है। रियल एस्टेट संकट में है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, बाकी सब भी बुरी हालत में हैं। इसके बैंक डॉलर सिस्टम पर बहुत हद तक निर्भर हैं और इसके सबसे बड़े निर्यातकों को मुनाफे में बने रहने के लिए पश्चिमी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाहर निकाले जाने, टेक कंपनियों के ब्लैकलिस्ट होने या वित्तीय संस्थानों के फ्रीज होने का खतरा बीजिंग फिलहाल नहीं उठा सकता।
तो जबकि वह रूसी तेल और गैस कम मात्रा में खरीदना जारी रखता है, वह बाकी सभी चीजों से धीरे धीरे पीछे हट रहा है। संवेदनशील उपकरणों की आपूर्ति धीमी है और बड़े प्रोजेक्ट स्टाल या रोक दिए गए हैं। चीनी बैंकों ने अपने अनुपालन नियमों को कड़ा कर दिया है, जिससे रूसी कंपनियों के लिए पैसे ट्रांसफर करना या क्रेडिट हासिल करना और मुश्किल हो गया है। अब वे संयुक्त उपक्रम भी अनिश्चितता में हैं, जो कभी आशाजनक थे। हकीकत यह है कि इस सारे दबाव के चलते माहौल में बदलाव आ गया है। जो कभी साहसी सहयोग था, अब चुपचाप हिचकिचाहट में बदल गया है। इसके लिए आप चीन को दोष नहीं दे सकते। व्यापार, बैंकिंग और तकनीक में भी पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं। सावधानी पूर्वक लेकिन साफ तौर पर चीनी टेक कंपनियां अपने रूसी साझेदारों के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को धीमा कर रही हैं या रद्द कर रही हैं। एआई, रोबोटिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में सह विकास समझौते, जो कभी गहरी साझेदारी दिखाते थे, अब पुनः आंखें या छोड़े जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ प्रतिबंधों का डर नहीं, यह है कि चीन नहीं चाहता कि उसकी सबसे उन्नत इंडस्ट्रीज उस साझेदार से जुड़ी रहें जिसे वह कमजोर मानता है। चीनी नवाचार के लिए पश्चिमी तकनीक तक पहुंच अब भी बेहद जरूरी है, और अगर यह धारणा बनती है कि चीनी कंपनियां संवेदनशील सिस्टम या तकनीकी जानकारी प्रतिबंधित रूसी कंपनियों को दे रही हैं, तो यूरोप या अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है। बीजिंग यह जोखिम नहीं लेना चाहता। साथ ही रूस में हाई एंड चिप्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सिस्टम्स की मांग बढ़ी है। चीन से आपूर्ति सिर्फ वॉशिंगटन के दबाव से नहीं, बल्कि इसलिए भी घट रही है क्योंकि चीनी कंपनियां जानती हैं पकड़े जाने की कीमत क्या है। कई बार वे तकनीकी डिलीवरी तीसरे देशों से भेज रहे हैं या सौदे रद्द कर रहे हैं। यह एक शांत डिकप्लिंग है जिसकी न घोषणा हुई न स्वीकार्यता, पर यह दोनों देशों के सहयोग को बदल रहा है। रूस के लिए उन्नत तकनीक तक पहुंच खोना बाजार गंवाने से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यह नवाचार की गति घटाता, रक्षा उद्योगों को कमजोर करता और रूस की आशा के विपरीत अलगाव बढ़ाता है। ट्रंप की रणनीति साफ है और काम कर रही है। वह चाहता है कि रूस की मदद करना फायदेमंद न रहे। वह केवल शांत दबाव पर निर्भर नहीं है। सितंबर 2025 में ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय संघ से कहा कि अगर बीजिंग रूसी तेल खरीदे तो चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाएं। वे द्वितीय प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं, जो ऊर्जा, वित्त और तकनीक से जुड़ी चीनी कंपनियों को सीधे प्रभावित करेंगे। यह समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है कि ट्रंप क्या संदेश दे रहे हैं। मूल रूप से अगर आप मॉस्को का समर्थन करते हैं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ यूरोप भी बीजिंग के प्रति अपना रुख सख्त कर रहा है। यूरोपीय नेता बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, जबकि चीन के रूस को समर्थन पर चिंता बढ़ रही है। यूरोपीय संघ ने वॉशिंगटन के साथ द्वितीय प्रतिबंधों और संवेदनशील तकनीक निर्यात नियंत्रण पर समन्वय बढ़ाया है। यहाँ तक कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश, जो कभी चीन का सामना करने में सतर्क रहते थे, अब उसके दोहरे रवैये को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। एक पैर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, दूसरा प्रतिबंधित शासन के समर्थन में। बीजिंग ने इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया। वॉशिंगटन के दबाव को नजरअंदाज करना एक बात है, लेकिन यूरोपीय संघ, जो चीन के शीर्ष निर्यात बाजारों में से एक है, के साथ व्यापारिक तनाव का जोखिम उठाना बिल्कुल अलग मामला है। यह 500 अरब यूरो के बाजार को जोखिम में डालना है। चीनी अधिकारी, जो विकास स्थिर करने और आर्थिक उथल पुथल से बचने पर केंद्रित हैं, मॉस्को के समर्थन में जोखिम कम करने का एक और कारण देखते हैं। इस फैसले से चीन में रूस के युद्ध को देखने का नजरिया भी प्रभावित होता है। चीनी सरकारी मीडिया रूस की आलोचना से बचता है, लेकिन युद्ध का जश्न भी नहीं मनाता। ऑनलाइन भावनाएं मुख्यतः चीन की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और आवास पर केंद्रित हैं। युवाओं के बीच मॉस्को के बहुत करीब जाने के समर्थन को लेकर उत्साह बहुत कम है। जनता दूसरों के संघर्ष में घसीटे जाने की इच्छुक नहीं है, खासकर जब जीत स्पष्ट न हो। ऐसा लगता है कि चीन में कोई भी रूस को गिराने के लिए जल्दी में नहीं है। इस समय पूरा देश आत्मसुरक्षा पर केंद्रित है। इसी वजह से अब चीन के नेता पूरी तरह से अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, न कि ऐसे देश को सहारा देने पर जो संपत्ति से ज्यादा बोझ बनता जा रहा है। यह सब कहने के बाद भी इसका मतलब यह नहीं है कि साझेदारी एक रात में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि चीन अब स्पष्ट सीमाएं खींच रहा है। जितना वॉशिंगटन दबाव डालता है, सीमाएं उतनी सख्त होती हैं। रूस के लिए यह खतरनाक हकीकत है, और पुतिन के लिए खैर, शायद वो इस बारे में बिस्तर पर लेटे हुए रो रहे होंगे। पूरा पूर्व की ओर झुकाव इस सोच पर था कि चीन हमेशा वहां रहेगा और व्यापार व निवेश के लिए तैयार रहेगा। लेकिन वह धारणा अब टूट रही है, जिससे रूस पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। अब जाकर उन्हें समझ आ रहा है कि चीन तभी मदद करेगा जब उसे अपने हित में लगेगा, लेकिन वह रूस के लिए जान नहीं देगा।
न अभी न दबाव में। और जैसे हालात पहले ही बुरे थे, वैसे चीन ही अकेला पीछे हटने वाला नहीं है। रूस के अन्य बड़े साझेदार भी पीछे हट रहे हैं। 2022 के बाद रूस की बड़ी ऊर्जा लाइफलाइन बना भारत अब यह रिश्ता ठंडा कर रहा है। मई-अगस्त 2025 में भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद 30% से ज्यादा घटी और स्पॉट कार्गो मात्रा भी लगभग आधी रह गई। दीर्घकालिक अनुबंधों पर चुपचाप फिर से बातचीत हो रही है, नए सौदे अटके हैं। कुछ भारतीय रिफाइनर ज्यादा छूट मांग रहे हैं, जबकि कुछ फिर से खाड़ी देशों से खरीद बढ़ा रहे हैं। वजह क्या है? द्वितीयक प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। रूसी तेल लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और शिपिंग फर्में पश्चिमी देशों की बढ़ती निगरानी में हैं। भारतीय व्यवसायों के लिए इससे जुड़ने की लागत तेजी से बढ़ रही है। यह लगभग वही स्थिति है जिसमें चीन है। भारत के पास चीन जैसा पैमाना या रणनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है कि वह ऐसा दबाव सह सके। यह वैश्विक व्यापार करता है और पश्चिमी बाजार दिल्ली के लिए सस्ते तेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां रूस ने भारत को भरोसेमंद विकल्प माना था, अब आंकड़े कुछ और दिखाते हैं। मॉस्को का समर्थन अब लेन देन आधारित होता जा रहा है, जिससे बाजार सिमट रहा है और बड़ी तस्वीर प्रभावित हो रही है। रूस के पश्चिमी अलगाव के बचाव में देखा गया पूर्व की ओर झुकाव अब कमजोर पड़ रहा है। चीन सीमाएं तय कर रहा है, भारत विकल्प सुरक्षित रख रहा है। प्रतिबंधों का असर और तेज हो रहा है। इससे रूस के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। यह ऊर्जा संकट उसकी मुख्य कमजोरी को उजागर करता है। रूस, जो कभी यूरोप का प्रमुख आपूर्तिकर्ता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक दिग्गज था, अब खुद को कुछ गिने चुने खरीदारों पर निर्भर पाता है, जिनमें से हर एक विक्रेता से ज्यादा ताकतवर है। यह असंतुलन चीन के साथ उसके संबंधों में सबसे ज्यादा दिखता है। हकीकत यह है कि मॉस्को और बीजिंग का रिश्ता नारों और फोटो सेशनों के बावजूद कभी समान नहीं रहा। इस रिश्ते का इतिहास प्रतिस्पर्धा और अविश्वास से जुड़ा है। 1960 के दशक में सीमा पर टकराव हुआ था। दशकों तक वे कम्युनिस्ट दुनिया में प्रभाव के लिए होड़ करते रहे। आज भी रणनीतिक समन्वय की सतह के नीचे शक्ति का समीकरण साफ दिखाई देता है। चीन एक वैश्विक विनिर्माण दिग्गज, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उभरती कूटनीतिक शक्ति है। इसके विपरीत रूस अब ज्यादातर कच्चा माल निर्यात करने और वह तकनीक आयात करने तक सीमित होता जा रहा है, जिसे वह अब पश्चिम से प्राप्त नहीं कर सकता। चीन यह कमी वफादारी नहीं बल्कि अपने प्रभाव से पूरी करता है, और यही इस रिश्ते को परिभाषित करता है। अगर आपने सूट्स, पावर या गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप जानते हैं कि प्रभाव सबसे अहम है और चीन के पास विकल्प हैं। वो खाड़ी से तेल खरीद सकता है, इंडोनेशिया से कोयला और मध्य एशिया से गैस खरीद सकता है। वो अपना सामान अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप आदि में बेच सकता है। रूस को इस बीच पश्चिमी बाजारों से बाहर कर दिया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाकर अलग थलग कर दिया गया है, और अब उसकी अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए वह चीनी मांग पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यह साझेदारी नहीं बल्कि बीजिंग का शीर्ष पर पदानुक्रम है, और सिर्फ रूस ही नहीं अन्य भी इसका अनुभव करते हैं। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में चीन की रणनीति लगभग समान है। यह रण देता, बुनियादी ढांचा बनाता, वह बाजार खोलता है, लेकिन शर्तें बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए होती हैं। श्रीलंका, केन्या और लाओस जैसे देशों ने सीखा है कि चीनी समर्थन अक्सर शर्तों के साथ आता है। निर्भरता पर मोलभाव की क्षमता नहीं। हर रिश्ते में चीन अपनी ताकत, पूंजी और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से नतीजे तय करता है। रूस के साथ फर्क यह है कि अब यह असंतुलन सार्वजनिक और लगातार बढ़ रहा है। यह असंतुलन सिर्फ व्यापार नहीं, भू राजनीति तक फैलता है। मध्य एशिया, जो पहले मॉस्को के प्रभाव में था, अब चीनी निवेश से बदल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बीजिंग ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत क्षेत्रीय देशों में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। चीनी पैसे से सड़कों से रेलवे व पाइपलाइनों का निर्माण हो रहा है, जिससे स्थायी संबंध बन रहे हैं। रूसी प्रभाव, जो कभी सैन्य उपस्थिति और ऐतिहासिक संबंधों पर था, अब घट रहा है। क्षेत्र के नेता अब भी मॉस्को जाते हैं, लेकिन बीजिंग को ज्यादा स्थिर और उदार साझेदार मानते हैं। रूस के लिए यह अपमानजनक है कि व्लादिमीर पुतिन बस देख रहे हैं। चीन बिना गोली चलाए वह क्षेत्र ले रहा है जिसे वे कभी नियंत्रित करते थे। यहाँ तक कि जब सैन्य समर्थन की बात आती है तो रूस की साझेदारियों की सीमाएं साफ नजर आती हैं। चीन के साथ संयुक्त अभ्यास और राजनयिक बैठकों पर ध्यान जाता है, लेकिन असलियत इससे ज्यादा जटिल है। रूस शायद चाहता है कि चीन उत्तर कोरिया की तरह अधिक साहसी, टकराव वाला और यूक्रेन के खिलाफ उसकी लड़ाई में हथियार भेजने के लिए तैयार हो।
चीन ने साफ कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध में रूस को घातक मदद नहीं देगा। दोनों देश अपने रिश्ते को नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन बीजिंग सावधानी रखता है कि वह हद से न बढ़े। हथियार भेजने से चीन को गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और उसके यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया को ये दबाव नहीं झेलने पड़ते। प्योंगयांग ने रूस के युद्ध में मदद के लिए तोपें और मिसाइलें भेजी हैं, जबकि वह पहले से ही अलग थलग और प्रतिबंधित है। उत्तर कोरिया रूस का समर्थन प्रभाव बढ़ाने, पश्चिम का विरोध करने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करता है। उसके पास खोने को कम है और टकराव उसकी रणनीति में है। फर्क साफ है। उत्तर कोरिया जोखिम लेता है क्योंकि उसके पास खोने को कम है, जबकि चीन सतर्क है क्योंकि उसे वैश्विक हित बचाने हैं। रूस चाहता हो सकता है कि चीन और सीधी मदद दे, लेकिन बीजिंग ने अपना फैसला कर लिया है। वह किसी और की जंग की कीमत नहीं चुकाएगा। यूट्यूब ने अभी अभी एक दिमाग घुमा देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर कोई चैनल शुरू करे, लेकिन अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एकदम सही समय है। यूट्यूब रोज क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब ज्यादा नए छोटे चैनलों को बढ़ावा दे रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल होंगे। ऐसे सवाल हमें आपके ईमेल में भी मिलते हैं और इसी वजह से हमने तय किया है कि अपनी सारी यूट्यूब सलाह एक ही यूट्यूब वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ यूट्यूब पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करें। यह असंतुलन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखता है। साइबेरिया 2 पाइपलाइन, जिसे मॉस्को में रणनीतिक सफलता बताया जाता है, असल में सिर्फ चीनी हितों पर आधारित डील है। चीन अकेला खरीदार होने से रफ्तार, शर्तें और कीमत नियंत्रित करता है। जहां यूरोपीय देश कभी रूसी गैस के लिए प्रति 1000 घन मीटर $400 से ज्यादा चुकाते थे, वहीं चीन लगभग $270 ही देता है। यह फर्क सिर्फ आर्थिक नहीं, दबाव भी है। शायद इसी कारण बीजिंग इस परियोजना को तेज करने की जल्दी नहीं दिखाता। निर्माण धीमा है, वित्त पोषण स्पष्ट नहीं और समय सीमा बढ़ रही है। रूस के लिए यह पाइपलाइन जीवन रेखा है। चीन के लिए यह ऊर्जा विकल्पों में एक लचीला नल है जिसे वह जब चाहे टाल या छोटा कर सकता है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत यह पाइपलाइन समान साझेदारी नहीं बल्कि निर्भरता की याद दिलाती है। रूस भले ही इस समझौते को अपनी मजबूती का सबूत बताता हो, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे सच्चाई जानते हैं। चीन सस्ता खरीद कर शर्तें तय कर रहा है और ताकत अपने पास रखे है। ये सब मिलाकर एक ऐसा रिश्ता बनता है जो असलियत से ज्यादा दिखावे पर टिका है। सार्वजनिक रूप से इसे बिना किसी सीमा के रिश्ते के रूप में पेश किया जाता है। यह सतर्कता, शर्तों और चुपचाप पीछे हटने से भरा है। रूस खुद को चीन का करीबी सहयोगी बताता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी असुरक्षा जानता है। इस बीच बीजिंग लंबी रणनीति अपना रहा है। रूस के प्रति उसका रवैया न तो वफादारी पर आधारित है और न ही साझा विचारधारा पर, बल्कि पूरी तरह रणनीति पर आधारित है। 2 नेताओं का साथ खड़ा होना पश्चिमी देशों को संदेश देता है। पर्दे के पीछे चीन अपने जोखिमों का सीधा हिसाब लगा रहा है। रूस से जो फायदेमंद है उसे ले लो, लेकिन ऐसे टकराव में फंसने से बचो जो चीन की अपनी स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि चीन पूरी तरह हटेगा। ऊर्जा और सामान आना जाना जारी रहेगा और ऊंची बैठकों से अब भी शानदार बयान आते हैं, लेकिन असली प्रतिबद्धताओं पर चीन सतर्क रहता है। हर चीज इस तरह से तय की जाती है कि वह उस सीमा को पार न करे जिससे द्वितीयक प्रतिबंध लग जाएं। यहीं से इस परिपूर्ण साझेदारी का मिथक टूटने लगता है। हम देख रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि रिश्ता बना रहे, लेकिन उसमें पूरी तरह न डूबें। वह बीच का रास्ता रूस को निराश कर देता है। क्रेमलिन के नजरिए से वे सक्रिय समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कूटनीति, सीमित व्यापार और बढ़ती हुई अलगाव की भावना ही मिलती है। हर बार जब कोई नया समझौता घोषित होता है तो उसकी बारीकियों में सच्चाई सामने आ जाती है। चीन को रूस की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा होता है। यह बढ़ती हुई निर्भरता उनके रिश्ते में सबसे गहरी दरारों में से एक है। यह इस बात की भी याद दिलाती है कि दोनों देश अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। चीन वैश्विक प्रभाव, संतुलित कूटनीति और आर्थिक नेतृत्व चाहता है। रूस ने टकराव, अलगाव और विरोध का रास्ता चुना है।
ये रास्ते सिर्फ कुछ समय के लिए ही एक दूसरे से मिलते हैं। आखिरकार ये रास्ते अलग हो जाते हैं और वे पहले से ही अलग हो रहे हैं। चीन रूस साझेदारी का बिखरना अब सिर्फ द्विपक्षीय चिंता नहीं रह गया है। यह बाकी दुनिया के लिए एक संकेत है कि वह गठबंधन जिसे कभी पश्चिम के बढ़ते प्रतिद्वंद्वी के रूप में डराया जाता था, वह दिखने में जितना मजबूत था, असल में उससे कहीं कमजोर है। जो कभी एकजुट मोर्चा नजर आता था, वह अब असंतुलन और स्वार्थ से बनी एक सतर्क व्यवस्था के रूप में सामने आ गया है। यह बदलाव वैश्विक धारणाओं को बदल रहा है। रूस, जो कभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और भू राजनीतिक ताकत था, अब धीरे धीरे अलग थलग माना जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था सीमित और कूटनीतिक पकड़ कमजोर हो गई है, साथ ही भरोसेमंद साझेदार भी घट रहे हैं। इससे मॉस्को को छोटे बाजारों के पीछे भागना पड़ रहा है, जिनकी क्षमता सीमित है और रणनीतिक दृष्टि से भी वे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। नतीजा वही है जो हमने हाल में देखा है। तेल और गैस को भरी छूट पर बेचने की होड़ मच गई है, सिर्फ इसलिए ताकि युद्ध मशीन को फंड मिल सके और घरेलू अर्थव्यवस्था चलती रहे। लेकिन मुनाफा कम होता जा रहा है और नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए, वह बस मौजूद नहीं है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की कुछ जगहें कुछ खेपें ले सकती हैं, लेकिन रूस की कमी पूरी नहीं कर सकती। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर होता है, घरेलू समस्याएं बढ़ रही हैं। रूस के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक विकास थम गया है, बैंकों पर दबाव है, आयात अब वही है जो चीन आने देता है। क्रेमलिन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तनाव साफ दिख रहा है। औद्योगिक पुर्जों की कमी, बढ़ती महंगाई और अधिकारियों द्वारा चुपचाप यह स्वीकार करना कि स्थिति कठिन है। वहीं चीन रणनीतिक संयम के साथ इस स्थिति से निपट रहा है। दूरी बनाए रखकर बीजिंग ने अपनी वैश्विक छवि को बरकरार रखा है। यह शांति की अपील करता है, विभाजनों के बावजूद संबंध रखता है और रूस के युद्ध में उलझने से बचता है। यह रुख चीन को यूरोप के साथ जुड़े रहने, वैश्विक दक्षिण में साझेदारों को साधने और उस तरह के अलगाव से बचने की अनुमति देता है जिसने मॉस्को को पंगु बना दिया है। कई पर्यवेक्षकों को लगता है कि चीन दोनों पक्षों का खेल खेल रहा है। यह धारणा सही है। यह रणनीति स्पष्ट लाभ देती है। यह पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाता है। यह बीजिंग को जिम्मेदार शक्ति दिखने देता है, जो सैन्य हस्तक्षेप से बचता है और चुपचाप रूस की मजबूरी का फायदा उठाता है। हर बैरल तेल उसे छूट पर मिलता है और हर सौदा चीन के हित में होता है। रूस, जिसके पास अब कोई दबदबा नहीं बचा है, शर्तों को स्वीकार कर लेता है। फिर भी यह सोची समझी दूरी इस रिश्ते को गहरा होने से भी रोकती है। नो लिमिट्स की बयानबाजी कभी पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ साहसी जवाब लगती थी, आज यह सिर्फ एक नारा लगती है। पश्चिमी राजधानियों के लिए यह बदलाव मायने रखता है। कभी चीन रूस गठजोड़ के विचार के इर्द गिर्द जो हड़बड़ी थी, वह अब कम होती जा रही है। अब जो बचा है वह केवल सुविधा आधारित, एकता रहित लेन देन का समझौता है। याद है जब हमने कहा था कि धीमा त्याग असरदार है? ऐसा बदलाव अब वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। मध्य एशिया में वे नेता जो कभी मॉस्को और बीजिंग के बीच फंसने से डरते थे, अब रूस को पतन की ओर और चीन को नियंत्रण में देख रहे हैं। इससे उन्हें चाल चलने और बीजिंग का समर्थन करने का मौका मिलता है। अफ्रीका में रूस का प्रभाव सैन्य ठेकेदारों और संसाधन सौदों के जरिए अब भी बना हुआ है, लेकिन चीन की आर्थिक मौजूदगी कहीं ज्यादा व्यापक और स्थिर है। मध्य पूर्व में चीन की वित्तीय ताकत उसे बढ़त देती है, जबकि रूस ईरान और सऊदी अरब का समर्थन पाने में जूझ रहा है। पश्चिमी देशों के लिए यह बदलती स्थिति अवसर और जटिलता दोनों लाती है। रूस का अलग थलग होना उसे नियंत्रित करना आसान बनाता है। कम सहयोगी और घटते व्यापार के कारण मॉस्को की शक्ति में कमी आई है। चीन की सतर्क स्थिति उसे अलग थलग करना कठिन बनाती है। रूस के उलट बीजिंग अब भी खुद को वैश्विक साझेदार, निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भागीदार बताता है। यह उसे और अधिक लचीला और मुकाबला करना और भी कठिन बना देता है। दूसरी ओर रूस के लिए यह सिर्फ निराशा से कहीं बढ़कर है। यह रणनीतिक पतन है। अगर चीन जीवन रेखा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ईरान और उत्तर कोरिया हथियार या रियायती तेल दे सकते हैं, लेकिन वे व्यापार की कमी या मॉस्को को जरूरी तकनीक नहीं दे सकते। वे बस आर्थिक विकल्प नहीं हैं, वे सिर्फ इस बात की याद दिलाते हैं कि रूस कितना नीचे गिर चुका है। अब रूस खुद को पहले से कहीं ज्यादा घिरा हुआ पाता है और पुतिन के लिए यह एक डरावना सपना है। वह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई साफ है। अब रूस के पास बराबरी का साझेदार नहीं, सिर्फ लेन देन वाले देश हैं जो जरूरत पड़ने पर चीजें लेंगे और दाम बढ़ने पर गायब हो जाएंगे। यही है उस नए विश्व व्यवस्था की कड़वी सच्चाई जिसे मॉस्को ने सोचा था कि वह बना रहा है। इसके बजाय वह अपने सबसे करीबी सहयोगी को दूर जाते हुए देख रहा है। यह धीमा अलगाव सिर्फ द्विपक्षीय नाटक नहीं, बल्कि वैश्विक संकेत है।
देश अपनी रणनीति फिर से तय कर रहे हैं। यूरोप इसे मौका मानता है। यह दिखाता है कि प्रतिबंध असरदार हैं। वॉशिंगटन को पता चल रहा है कि बीजिंग पश्चिम से रिश्ते सिर्फ मास्को के लिए नहीं तोड़ेगा, और तुर्की, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे मध्यम शक्ति वाले देश एक ऐसी दुनिया में अपने गठबंधनों पर फिर से विचार कर रहे हैं जहां रूस कमजोर और कम भरोसेमंद नजर आ रहा है। एशिया में यह बदलाव और रणनीतिक है। बीजिंग नहीं चाहता कि वह मास्को के युद्ध में फंसे। उसका ध्यान प्रशांत क्षेत्र में है, जहां वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। शी जिनपिंग आखिरी चीज जो चाहते हैं वह है कि पुतिन की गलतियों की वजह से उनकी राजनीतिक साख जले या उन्हें बाजार तक पहुंच खोनी पड़े। चीन चुपचाप बदलाव कर रहा है, संवेदनशील निर्यात घटा रहा है और यूरोपीय नेताओं से संवाद बढ़ा रहा है। पश्चिम के साथ व्यापार खुला हुआ है। यह एक संतुलन साधने का काम है। रूस को इतना समर्थन देना कि वह टिक सके, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं खतरे में पड़ जाएं। तो ऐसे में रूस कहां खड़ा है? वह एक ऐसी साझेदारी में फंसा है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और एक वैश्विक शक्ति से बंधा है जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही है। चीन खरीदारी तो करेगा, लेकिन सिर्फ बड़ी छूट पर। फोटो खिंचवाएगा, मदद नहीं करेगा। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलेगा, दूरी बढ़ती जाएगी। बिना सीमा वाली साझेदारी कभी दोस्ती के लिए थी ही नहीं। यह रणनीति पर था। अभी चीन की रणनीति सिर्फ अस्तित्व बचाना है। मास्को के पास अब कोई भरोसेमंद साझेदार नहीं बचा। उसकी अर्थव्यवस्था घट रही है और उसका भविष्य अब दूसरों की तय सीमाओं पर निर्भर है। विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन यह हो रहा है, और रूस के लिए यही असली संकट है।